बच्चों, आज की इस क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। एक अलग टाइप का रिलेशन होगा जिसमें 3 टाइप के रिलेशन इंक्लूड होंगे। आपको बता दें कि हमने ये मैथ्स का सीरीज शुरू किया है, क्लास 12th की मैथ्स जो आपकी है, इसमें जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको हमने स्टार्ट किया है। आज ये दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इस चैप्टर पर, और इसमें आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो रिलेशंस होते हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ अलग टाइप के रिलेशंस को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें वो टाइप्स ऑफ रिलेशन काम आएगा और उससे आप इसको रिलेट कर पाओगे कि जो आप टाइप ऑफ रिलेशन अभी हम बताएंगे उससे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो संबंधित होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। इस वजह से उस टाइप ऑफ रिलेशन को पढ़ना ज़रूरी है। 2 टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताएंगे, एक तो इम्पटी रिलेशंस और दूसरा होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिलेशन होंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि भाई जो इम्पटी टाइप्स ऑफ रिलेशन में अपना जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिलेशंस, इसमें जो मेन टाइप के होते हैं 2 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन या इसी को कहते हैं वॉइड रिलेशन। वॉइड मतलब होता है खाली, और इसको हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इम्पटी रिलेशन कब बनेगा, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं कोई रिलेशन होगा नहीं, मतलब कोई जो एलिमेंट है, ठीक है, जो अपना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, नो एलिमेंट ऑफ आर है क्या, रिलेशन है। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एक सेट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि रिलेशन बनता कैसे है। एक सेट लेते हैं ए मान लिया, और इसका इसी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर हमें एक बड़ा सा ढेर सारा जो है ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, इस तरीके से मिलता है। और ये जो अपना रिलेशन होता है ना, इसी में से ऑर्डर्ड पेयर कुछ ना कुछ होता है, या तो सारा मिल जाए रिलेशन हो जाए, या फिर कुछ इसमें से मिल जाए ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन के काम आता है। मतलब रिलेशन भी एक सेट ही होता है जो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई ना कोई एक मिला करके बनता है। ठीक है, तो ये जो R है, नो एलिमेंट ऑफ R इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, तो जब R का जो कोई एलिमेंट जो है इससे रिलेटेड नहीं होगा, R का नहीं, यहाँ पर हम A लिखेंगे, मतलब जो अपना A होगा सेट जो है उसका A के किसी दूसरे, मतलब किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये रिलेटेड नहीं होगा तो होगा क्या, इम्पटी रिलेशन कहा जाएगा इसे, या फिर वॉइड रिलेशन कहेंगे। जैसे हम एक सेट लेते हैं, ठीक है, एक सेट लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, एग्जाम्पल है ये आपका, एग्जाम्पल नंबर 1। ए को हम लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, और एक रिलेशन यहाँ बनाते हैं, एक रिलेशन है जो कुछ इस तरीके से है, रिलेशन है इस तरीके से कि A और कॉमा B है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का बनाया गया है, और ये ऑर्डर्ड पेयर में ये एलिमेंट है A और B, और ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड हैं, सच दैट कि A माइनस B इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये लिखा गया है। मतलब इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर के 2 एलिमेंट हैं, इसमें से एक एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को घटाया जा रहा है तो 5 मिलना चाहिए। अब ये इसी सेट में से ये सारे एलिमेंट A और B की वैल्यू सिर्फ इसी सेट के अंदर लाई कर सकती है, मतलब इससे बाहर के वैल्यूज़ नहीं हो सकते हैं एलिमेंट के। तो यहाँ देखें, यहाँ जो 1 है 2 है 3 है 4 है, A में से B को घटाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये 4 है, और सबसे छोटा नंबर हम ये 1 ले लेते हैं। अगर 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। मतलब मैक्सिमम वाला खुद 4 है और यहाँ कह रहा है कि डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमने सबसे बड़ा ले लिया, उसके बाद सबसे छोटे वाले को घटाया, तब भी 5 क्या, 4 भी नहीं आया और 3 आया है, मैक्सिमम 3 आया है। तो मतलब यहाँ कोई रिलेशन मिलेगा नहीं। ठीक है,
तो यहाँ कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो ये इम्पटी रिलेशन है, ठीक है, आर इज़ मतलब इसमें क्या है कि अपना ए और ये बी है, इससे रिलेटेड है नहीं, तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। मतलब कहा जाएगा कि आर इज़ एन इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन को कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है इसका कोई जो रिलेशन दिया गया, जो कंडीशन दिया गया है वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब ये अगर वॉइड रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है, तो इसमें ए का कोई एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो टाइप का रिलेशन हम बता रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, वो है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये बिल्कुल इम्पटी रिलेशन का उल्टा है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ये इम्पटी रिलेशन का उल्टा है। इसमें क्या होगा कि सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स, ऑल कहें या फिर एवरी कह दें, ठीक है ना, एवरी या फिर ईच कहें, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट से, ठीक है, वो रिलेटेड है। मतलब ए का कोई एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से सबसे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लिए कि हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हमने दिया है और ये वैल्यू आपकी है 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो हम एक रिलेशन लिख रहे हैं और रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ, और यहाँ लिखेंगे कि 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का पहले 1 के साथ ही लिख लेते हैं, फिर इसी 1 का 2 के साथ लिख लें, फिर इसी 1 का 3 के साथ भी लिख लें। ए का काम कंप्लीट हो गया, सबका ए का रिलेशन सब के साथ हो गया। 2 की बारी है, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और फिर 3 की बारी है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। देखिए इसमें सारे रिलेशन आ गए, है कि नहीं, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, कुछ बचा नहीं है। मतलब अगर हम ए की बात करें तो एक जो है, इस एक की बात करें तो एक अपने आप से भी रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है, और इसी तरीके से 2 और 3 का भी यही हाल है, ये सबसे रिलेटेड है। मतलब इसके सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इसी ए के, इसी सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है, कुछ छूटा नहीं है, इसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसका यहाँ पर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ नज़र, इसमें कुछ जो है इसकी झलक देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, इस वजह से इसको बताया हमने। अब ज़रा देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन आखिर क्या होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 अलग अलग टाइप के रिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या होना चाहिए अभी हम बताते हैं कि क्या होना चाहिए वो रिलेशन, कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाए, किसी सेट के भीतर इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाए। ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसे 3 टाइप के रिलेशन क्या होने चाहिए जो हमारा जो रिलेशन है वो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, हमारा जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करे। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात है रिफ्लेक्सिव, वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरी बात सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरी बात ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है और ये क्या मतलब है इन सब का, ठीक है। इन सब का आखिर मतलब क्या है ये देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब जो अभी हमने पढ़ा है ना, जो अपनी पढ़ा हमने कि मतलब एक ये जो 1 था, 1 से रिलेटेड था, वही बात यहाँ पर कि मतलब जो कोई एलिमेंट है वो अपने आप से भी रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब आर एक ऐसा हो कि जहाँ पर ए और बी की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ए और ए की बात, ठीक है, ए और ए की बात करें तो अपना जो ए और ए से ही रिलेशन इसका हो, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर ए कोई एलिमेंट है और ये खुद अपने आप से ही रिलेटेड है तो कहेंगे इसकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर ये जो अगर ए है कोई एलिमेंट और ये बी से रिलेटेड है, ठीक है, एंड में अगर ये बी फिर इसी ए से रिलेट हो जाए
ठीक है, उसी तरीके से जो कंडीशन रखी गई है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है कि अगर ए इस बी से रिलेटेड है, ए अपना बी से रिलेटेड है और एंड जो बी है वो सी से रिलेटेड है, देन यहाँ इफ़ लिखेंगे, इफ़ देन ये जो अपना ए है वो सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी रिलेशन में सेटिस्फाई होती हैं उसे कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, तीनों की तीनों कंडीशन। अब ये समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से।